Hello, good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. आ, आप सब कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे. ओके. अब आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप प्रिपरेशन करते रहिए. अगर आपने वो कहावत सुनी ही होगी, स्टोरी भी सुनी होगी आपने, कछुआ एंड खरगोश वाली, जो वो दोनों आपस में रेस लगाते हैं. एकदम से स्पीड पकड़कर जब खरगोश रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है तो उसे नींद आ जाती है, और जो कछुआ है चलता वो धीरे धीरे है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो वो क्या करता है, उस रेस को जीत जाता है. तो आपको भी खरगोश नहीं बनना है, बेशक आप कछुआ बनिए लेकिन रेगुलर वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे. ओके. चलिए, आज हम जो है एक टॉपिक करते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसको हम क्विक रिवीजन इन शॉर्ट करेंगे, बहुत डीपली भी नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर. चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आज हम दो को करेंगे. एक आपके पास होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम बोलते हैं एकाकी स्वामित्व. ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, एकाकी यानी कि एक ही पर्सन. ठीक है. ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकाकी स्वामित्व का मतलब क्या होता है. एक ही पर्सन जो क्या होता है, वो बिजनेस का स्वामी होता है. ठीक है. ओके. क्या होता है, एक ही पर्सन बिजनेस का स्वामी होता है. ठीक है. देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो एकाकी स्वामित्व होता है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति उस बिज़नेस को शुरू करता है और जितनी भी उसे कैपिटल यानी कि पूंजी जितनी भी लगानी होती है वो खुद लगाता है. ठीक है. और अपनी ही नॉलेज के अकॉर्डिंग वो बिज़नेस को ऑपरेट करता है यानी कि उसको संचालित करता है. क्लियर. और जितना भी लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो खुद ही अकेला ही उसे रखेगा, अकेला ही उसे बियर करेगा. ये क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप. और जो पर्सन इसे करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं. क्लियर. यहाँ तक क्लियर. अब देखिए, अब आपके पास इसकी क्या दे रखी हैं, लक्षण भी बता दे रखे हैं, लाभ एंड सीमाएं. ठीक है. देखिए, हम फटाफट इन शॉर्ट करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे. आप सब ने पढ़ सभी रखा है बट आपको एक रिवीजन की नीड है. अब हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. चलिए, सबसे पहले आते हैं इसके लक्षण यानी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के. सबसे पहले दिया हुआ है एकाकी स्वामित्व. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है यानी कि सारी संपत्ति और जितने भी उसमें साधन होते हैं वो सिर्फ अकेला व्यक्ति ही उसे मैनेज करता है, इसलिए उसका स्वामित्व भी उस अकेले व्यक्ति का ही होता है. एकाकी मैनेजमेंट यानी कि एकाकी प्रबंध, सोल मैनेजमेंट. एकाकी जो व्यापारी होता है जब वो व्यवसाय में, ठीक है, मतलब कि सारे कार्य वो क्या करता है, एक ही पर्सन करता है. जब एक ही पर्सन काम करेगा, ठीक है, तो वही क्या कर रहा है, उसे मैनेज कर रहा है. तो जितने भी काम किए जाएंगे उन सब के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब देखिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब क्या होगा, जो एकाकी व्यापार है उसमें जो व्यापारी है उसका दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है. यानी कि जितनी उसने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, बाय चांस कभी उससे ज़्यादा लॉस हो या उससे ज़्यादा उसको किसी को पे करना है, तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके भी क्या करेगा, उसे पे करेगा. ठीक है. यानी कि वो लिमिटेड नहीं है, सिर्फ उस लिमिट नहीं है उसके खर्च होने की, जितना चाहे उसका खर्चा आ जाए, वो चाहे उसे उसके लिए अपनी पर्सनल एसेट सेल करने पड़े, जो भी करना पड़े वो सब वो अकेला ही करेगा. इसलिए उसका जो दायित्व है वो असीमित है. ठीक है. व्यवसाय के चयन करने की स्वतंत्रता उसे, जब कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप
शुरू करता है उसे किसी से डिसीज़न मांगने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से एक मतलब कि वो होता है, वो खुद ही डिसीज़न करता है कि उसे क्या बिज़नेस करना है, क्या नहीं करना है। वह अपने व्यवसाय को खुद चुन सकता है, ठीक है? दूसरों की ओपिनियन ले सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ओपिनियन लेने के बाद वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बिज़नेस चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है सीक्रेसी। इसकी एक मेन फीचर ये है कि इसमें गोपनीयता होती है, क्योंकि क्या होता है, अकेला व्यक्ति बिजनेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी उसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है बिजनेस की, वो उस तक ही सीमित रहती है, वो दूसरे व्यक्तियों को इन्फॉर्मेशन नहीं देता या देना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए इसमें क्या बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट, व्यवसाय का पृथक अस्तित्व नहीं होता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यवसाय और व्यवसायी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जितने भी संपत्ति और दायित्व होते हैं बिजनेस में, वो सारे के सारे किसके होते हैं, ओनर के होते हैं, ठीक है। इसलिए अब जब देखिए, अब जो पार्टनरशिप होती है उसमें, सॉरी, कंपनी और पार्टनरशिप जो होती है उनका नेम होता है, अलग से फर्म का नेम होता है, इसलिए उसमें जो होता है वो सेपरेशन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड होती है, उसी के नाम से काम किए जाते हैं, इसलिए वो एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन एकाकी में, स्वामित्व में ऐसा नहीं होता। अविभाजित जोखिम, वही जितना भी जो भी रिस्क होगा वो उस अकेले व्यक्ति को खुद ही सहन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, वो पट भी उसकी चित भी उसी का, यानी कि जिसके जोखिम है उसी के लाभ है, और जिसका लाभ है उसी का जोखिम होगा, ठीक है। कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त, जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ ही व्यवसायों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे आप लगा सकते हो बेकरी हो गया, ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, ठीक है, और कोई बुटीक खोल के बैठ जाए, ये सब इनके लिए जो है वो सूटेबल है, ठीक है। इसके बाद इसके आते हैं लाभ, कि लाभ क्या क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहले क्विक डिसीजन या फिर शीघ्र निर्णय। देखो, जब एक ही व्यक्ति को पूरा व्यवसाय संचालित करना पड़ता है तो उसे किसी से परामर्श, यानी कि किसी से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो जितने भी जो डिसीज़न लेने होते हैं वो खुद ले लेता है और जल्दी ले लेता है। नेक्स्ट, गोपनीयता का लाभ। अब जब सारी इन्फॉर्मेशन उसी तक सीमित रहती है तो उसका भी एक बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना जो बिज़नेस है उसका लेवल, यानी कि उसका स्कोप बढ़ाना चाह रहा है, तो इसका क्या करेगा, ये विचार उसके मन में ही है, और इससे क्या होता है, उस गोपनीयता का वो लाभ उठा सकता है। किसी कॉम्पिटिटर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष प्रेरणा। प्रत्यक्ष प्रेरणा का मतलब क्या होता है, कि जो व्यवसाय ये एकाकी व्यापारी होता है उसको कार्य करने के लिए बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद से ही प्रेरित होता है। क्योंकि वो क्या सोचता है कि जितना मैं ज़्यादा बिजनेस करूँगा, जितना अच्छे से करूँगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो पूरी मेहनत लगा के अपने काम को करता है। उसके बाद व्यक्तिगत नियंत्रण, इसका मतलब पर्सनल कंट्रोल। देखिए, एक अकेला व्यक्ति ही, वही चीज़ का बार बार रिपीट हो रही है, एक अकेला व्यक्ति स्वामी है, ठीक है, वही, तो व्यवसाय पे पूरे पे नियंत्रण उसका रहता है, ठीक है। और मतलब कि सब काम को वो बहुत ध्यान से करता है, जिससे लापरवाही वगैरह होने का कम रिस्क रहता है, ठीक है। लास्ट वन इज स्थापना में सुगमता, यानी कि इजी, जो आपका होता है इजी फॉर्मेशन करना बहुत इजी होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी फॉर्मेशन करना इजी क्यों है, क्योंकि बहुत सारी लीगल जो वो होती हैं, इसकी औपचारिकताएं, यानी कि फॉर्म लीगल जो पॉलिसीज़ वगैरह जो होती है, ऐसा कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जैसे एक कंपनी के लिए तो पूरा प्रोसीजर होता है, सब कुछ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप हम करते हैं उसमें ऐसा कुछ लंबा प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। इसमें कुछ कुछ, जैसे हम केमिस्ट की शॉप खोलते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस की नीड लेनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको आप ईज़िली फॉर्म में
कर सकते हो। ठीक है, ये थे इसके लाभ। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसकी सीमाएं। आपको पता है कि जब किसी चीज़ के हमारे लिए प्रॉफिट्स होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हमारे लिए होंगे ही होंगे। देखिए, फर्स्ट आपके पास आता है पूंजी के सीमित साधन। अब देखिए, जब अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो उतने ही कैपिटल लगा सकता है जितनी उसके पास है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो जो उसने सेविंग कर रखी है उसके लिए, बिजनेस के लिए वो है, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट है, कुछ भी है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये उधार लेने की भी क्षमता सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों में वो क्या ले सकता है, किसी से लोन ले सकता है, नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है सोर्सेज जो है कैपिटल के वो लिमिटेड हैं। आगे है अस्थाई अस्तित्व। अस्थाई अस्तित्व में क्या होता है, इसमें मतलब कि अनिश्चितता बनी रहती है कि जैसे अगर जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है वो उसकी तबीयत खराब हो गई है तो वो बिज़नेस बंद रहेगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, उसे कहीं बाहर जाना है तब बिजनेस बंद रहेगा। इस टाइप की जो होती है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस इसका होता है। उसके बाद असीमित दायित्व। ठीक है, ये हमने इसकी फीचर्स में भी किया था कि जो व्यापारी होता है उसका जो दायित्व होता है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसको खर्चे पूरे करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है असंतुलित प्रबंधन, यानी कि अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो एकाकी व्यापार होता है व्यवसाय में वो डिफरेंट क्रियाएं करता है, जैसे उसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, सेल्स करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, फाइनेंस का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ काम खुद करता है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हर काम में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई किसी काम में परफेक्ट होता है, कोई किसी काम में परफेक्ट होता है। इसलिए जब उसे इतनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है तो वो प्रॉपरली उन सबको मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। क्लियर, ये आपका था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व का मतलब क्या है, उसके लक्षण क्या है, लाभ क्या है और उसकी आपके पास सीमाएं क्या हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है पार्टनरशिप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टनरशिप। ठीक है, अब आपको पार्टनरशिप का मतलब सबको पता है क्योंकि आप अकाउंट्स में भी कर रहे हो पार्टनरशिप से, तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, पार्टनर मतलब 1+1 या फिर उससे ज़्यादा, यानी कि पार्टनर मतलब आपस में मिलकर काम करना। ठीक है, जब दो से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लीगली सहमत होते हैं और अपनी अपनी कैपिटल्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप। और जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे भी आपस में डिवाइड करते हैं, वो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप। क्लियर। अब देखिए, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं मीन्स करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पार्टनरशिप की विशेषताएं हमारे पास दो दी हुई हैं। एक आपके पास वैधानिक लक्षण और एक है सामान्य लक्षण। वैधानिक जो होते हैं वो होते हैं आपके स्टैच्यूरी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये आपके पास हो जाती हैं जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। अब आपके पास जो स्टैच्यूरी है, वैधानिक लक्षण है, उसमें फर्स्ट क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, अब कोई भी साझेदारी होती है उसमें कम से कम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्लियर। अब जो साझेदारों की संख्या होती है वो 50 से अधिक नहीं हो सकती, कम से कम नॉर्मली 2 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50। उसके बाद व्यवसाय का होना। ठीक है, व्यवसाय का होना,
उसके बाद क्या आ जाता है, व्यवसाय का होना। अब जो जो दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी कर रहे हैं, उनके काम में साझेदारी तभी कहेंगे जब वो कोई लीगल व्यवसाय कर रहे हों, ठीक है। अगर वो कोई इलीगल वर्क कर रहे हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएंगे। इसके बाद अनुबंधित संबंध, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब वो, ठीक है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो माइनर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो साझेदार नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे पागल हो गया या कानून ने किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया, तो वो सभी व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, ठीक है। इसलिए जो है उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। लाभ उद्देश्य को माना और आपस में बांटना, जो आपने पार्टनरशिप किया है उसका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और आपस में डिवाइड करना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, अगर पार्टनर्स बन के कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी धर्म के क्षेत्र में या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो आप उसे पार्टनरशिप नहीं बोलोगे। स्वामी और एजेंट का संबंध, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी उस पार्टनरशिप फर्म के स्वामी भी हैं और एजेंट भी हैं, दोनों के रूप में वो काम करते हैं। दोनों का, एक पार्टनर का मतलब कि क्या होता है, डबल रोल होता है, वो एजेंट भी होता है एज वेल एज उसका ओनर भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सामान्य लक्षण। इसमें क्या आ जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले है असीमित दायित्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है, ठीक है, तो फर्म की जितने भी देनदारियां हैं, जितने भी फर्म ने लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, अगर वो लोन्स वगैरह जो भी हैं उसकी एसेट से ज़्यादा है पार्टनरशिप फर्म की, तो उसके लिए जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट्स के द्वारा भी उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेपरेट जो है उसका अस्तित्व नहीं होता, यानी कि पृथक, नोट सेपरेट इंडिविजुअलिटी, ठीक है। जो उसका अस्तित्व होता है वो साझेदारों से अलग नहीं है, ठीक है। यानी कि साझेदारों के आने और जाने का, दोनों का जो होता है इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्म जो है वो, मतलब कि जो भी फर्म पे लागू होंगे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस, वो उसके साथ साथ फर्म में जो साझेदार हैं उनके ऊपर भी वो सारे के सारे क्या होंगे, फॉलो होंगे। अत्यंत सद्विश्वास, इसका मतलब एटमोस्ट गुड फेथ। जो साझेदार हैं उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है गुड फेथ होना चाहिए, तभी वही क्या होती है, एक साझेदारी का बेस होता है, ठीक है। अगर साझेदारी में एक दूसरे के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं होगा तो उसमें साझेदारी प्रॉपर नहीं चल पाती, ठीक है। इसके बाद आता है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि साझेदारी का जो बेस होता है वो क्या होता है, विश्वास होता है। तो साझेदारी फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित हम नहीं कर सकते जब तक बाकी सारे साझेदार भी उसके लिए हमें परमिशन ना दे दे या उसके लिए वो सहमत ना हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई अपना पार्ट, अपना शेयर, अपना ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए सिर्फ हम अकेले नहीं, बाकी साझेदारों की सहमति का होना भी क्या है, आवश्यक है। जैसे, ठीक है, ये हम कर चुके हैं 5th पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है साझेदारी के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हमारे पास आता है जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल, जर्नल का मतलब क्या होता है, इसमें जो पार्टनरशिप, देखो जर्नल में जो होता है इसमें अनलिमिटेड होता है दायित्व। सामान्य, सामान्य में जो पार्टनर्स का दायित्व होता है वो कैसा होता है, अनलिमिटेड, ठीक है। और लिमिटेड, सीमित मतलब लिमिटेड। अनलिमिटेड में आपको पता है कि उसको पे करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। और
सीमित में जितना उसके पास, जितनी तक उसकी लिमिट है, ठीक है, उतना ही उसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो हमारे पास सीमित साझेदारी हो गई, यानी कि जो हमारी लिमिटेड हो गई, लिमिटेड भी आपके पास 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, लिमिटेड भी आपके पास 2 टाइप्स की होती है, एक वही नॉर्मल साझेदार और सेकंड स्पेसिफिक साझेदारी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी जो होती है वो अनिश्चित काल के लिए कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जा सकती है। ठीक है, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से जब चाहे तब पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। लेकिन विशेष, विशेष उसके नाम से ही पता लग रहा है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, और जब वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट, वैध और अवैध साझेदारी, लीगल और इलीगल साझेदारी। अब पता है कि जब हम पार्टनरशिप की स्थापना करते हैं तो उसके लिए जो भारतीय पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंतर्गत हमें क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो जो साझेदारी उन सभी उस एक्ट के जितने भी नियम हैं उनके अंतर्गत अगर काम करती है तो उसे हम बोलते हैं वैध। अगर वो उनके अलावा कोई अलग काम करती है, मतलब कि जैसे जो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट हो, साझेदारी में कोई ऐसा साझेदार हो जो देश का शत्रु हो, इस टाइप से जो अलग अपोजिट चलती है वो आपके पास हो जाती है इलीगल साझेदारी। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके देखिए, इसके आपके पास लाभ क्या होते हैं। स्थापना में सुगमता, ये सब इजी है कि मतलब कि कानूनी जो औपचारिकताएं होती हैं हो थोड़ी कम करनी पड़ती हैं, जितना कंपनी में होता है इतना नहीं होता। बैलेंस डिसीजन, जो डिसीजन है इसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, किसी में कोई क्वालिटी ज़्यादा होती है तो मिलकर जो है बैलेंस वो सभी की सलाह से लिए जाते हैं, जो डिसीज़न लिए जाते हैं सभी की सलाह से लिए जाते हैं, इसलिए जो डिसीज़न है वो बैलेंस्ड माने जाते हैं। अधिक वित्तीय साधन, अब जब एक से ज़्यादा पार्टनर काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जोखिम का बंटवारा, वही अगर लॉस हो रही है, ज़्यादा रिस्क है, तो उसका भी क्या हो जाता है, बंटवारा, क्योंकि यहाँ पे अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं। गोपनीयता, इसमें भी गोपनीयता जो होता है वो जनता के सामने नहीं रखते, वो फर्म के पार्टनर्स के पास ही रहती है सारी इन्फॉर्मेशन, इसलिए गोपनीय माना जाता है। अब इसकी आती है सीमाएं। असीमित दायित्व, वही अगर जो कंपनी के दायित्व हैं वो कंपनी की एसेट से ज़्यादा हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स के भी पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी के समापन की दशा में। ठीक है। सीमित साधन, साधन जो होते हैं वो मतलब कि जो कंपनी में जितने साझेदार हैं उनकी कैपिटल और उनकी ऋण लेने की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है उनकी कैपिटल तक ही। व्यवसाय का विस्तार जो होता है उस समय हमें वित्तीय साधन जो होता है कम अगर रह जाते हैं तो पुराने साझेदारों की वित्त प्रदान करने की सीमा जो है समाप्त है हो चुकी है, अगर यानी कि जितना हमने पुराने साझेदारों से लेना था उतना वो दे चुके हैं, तो हम नए साझेदारों को से भी मतलब कि एक सीमा तक ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस में ही उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है समन्वय का अभाव। ठीक है, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, हार्मोनी। ठीक है, साझेदारी की सफलता जो होती है, आप अगर वो देखो आपस में कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, तभी होगा। लेकिन अब कई बार क्या होता है, एक ही बिजनेस में बहुत सारे व्यक्ति हैं और जिनके विचार आपस में नहीं मिलते, यानी कि फर्स्ट मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तीनों के जो डिसीजंस या विचार हैं, जो जो वो बता रहे हैं सॉल्यूशन, तीनों अलग अलग हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपस में समन्वय का अभाव आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, निरंतरता का अभाव। निरंतरता मतलब कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का अभाव क्यों होता है, जैसे मान लो अगर किसी फर्म में दो ही साझेदार हैं, मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं,
ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर दोनों में से मान लो एक की डेथ हो जाती है या फिर ए पागल हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो अकेला पार्टनर ये रह गया, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसमें क्या हो जाता है, हमें बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ जाता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो होता है वो कॉन्टिन्यूटी का अभाव आ जाता है। नेक्स्ट, जनता के विश्वास का अभाव। कंपनी जैसे जो होती है, कंपनी को जैसे बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म को भी करने पड़ते हैं, जिससे, ठीक है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने अकाउंट्स को जनता के सामने जो है पब्लिकली उन्हें शो नहीं करती, ठीक है, क्लियर। इसलिए जनता उनके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। अब जो कंक्लूज़न निकलता है, अब देखिए क्या कह सकते हैं कि जो ये पार्टनरशिप है किस सिचुएशन में अच्छी है। जब हमारा व्यवसाय जो है मीडियम लेवल का हो, ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, और पार्टनर्स में क्या हो, आपस में तालमेल हो, आपस में ट्रस्ट हो, तभी जो है पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल सकती है, क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब करते हैं हम साझेदारों के प्रकार। ठीक है, साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है फुल फ्लेज्ड पार्टनर और एक होता है अपूर्ण, ठीक है। जो फुल फ्लेज्ड पार्टनर होते हैं उसमें 3 टाइप्स के पार्टनर्स आपके पास आ जाते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव क्या होता है, सक्रिय, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके फॉर्मेशन में एक्टिव होके पार्टिसिपेट करते हैं, फर्म में पूंजी भी लगाते हैं, लाभ हानि में पार्टिसिपेट भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मानते हैं, यानी कि हर तरह से वो क्या करते हैं, उसमें एक्टिव रहते हैं। और इनका जो लाइबिलिटी होती है वो असीमित होती है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। सेकंड आपके पास आते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, यानी कि निर्दालु और शिथिल। इनको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, ये मतलब कि अपनी जो है बाकी पार्टनर्स की तरह इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लाभ हानि में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो उसकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑपरेट करने से रिलेटेड होता है, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। एक आते हैं सीक्रेट, गुप्त पार्टनर्स। गुप्त पार्टनर क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को होती है, पब्लिक को नहीं होती, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मली कंडीशंस हैं वो सभी बाकी पार्टनर्स की तरह होती है। बस ये पार्टनर्स जो होते हैं वो सबके लिए नॉन टू नहीं होते, ओनली पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स को ही पता होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है अपूर्ण, यानी कि नॉट फुल फ्लेज्ड। सबसे पहले नॉमिनल, नाम मात्र के पार्टनर। नाम मात्र के क्या होते हैं, जो न तो पूंजी लगाते हैं, न ना ही प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेते हैं, और ना ही फर्म के संचालन में कोई पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इन पार्टनर्स की गुडविल जो होती है वो अच्छी होती है, उसका लाभ उठाने के लिए हम इन्हें क्या कर लेते हैं, ठीक है, उठाने के लिए इनको ले लिया जाता है। आगे प्रदर्शन द्वारा साझेदार, इसमें क्या होता है, ये फर्म का साझेदार न होते हुए भी मतलब कि कुछ ऐसे अपने वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं जिससे बाहर वाली पब्लिक को लगता है कि ये उस फर्म का जो है साझेदार है, ठीक है। जैसे क्या कह देते हैं, जब मान लो ये हो गया कि जैसे एक फर्म है, ठीक है, उसमें ए और बी पार्टनर है, उन्हें मेरे से लोन चाहिए, लेकिन एक थर्ड बंदा है सी, ठीक है, एक थर्ड बंदा है सी, ठीक है। वो क्या कह देता है कि हाँ तुम ना इस कंपनी को लोन दे दो और ये कंपनी ईजिली पे कर देगी, मतलब कि कंपनी को लोन दे दो, कंपनी बहुत अच्छी है, ईजिली पे कर देगी। तो उसकी बातों से हमें क्या लगेगा कि हाँ ये बंदा भी उसमें पार्टनर है। तो वो कौन से होते हैं, प्रदर्शन द्वारा पार्टनर। इसके बाद आते हैं सीमित पार्टनर। सीमित पार्टनर क्या होते हैं, जो एक
लिमिटेड अमाउंट तक होता है, यानी कि उनका शेयर सिर्फ वहाँ तक होता है जितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है, उससे ज़्यादा ना तो वो प्रॉफिट ले सकते हैं, ना उससे ज़्यादा वो लॉस बियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है माइनर एवयस्क। एवयस्क जो होता है मतलब कि वो साझेदार बनने के लायक नहीं होता, लेकिन जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या कहता है कि आप चाहो तो इसको पार्टनर बना सकते हो, लेकिन ये आपकी फर्म में जो भी लॉस होगा उसके लिए हिस्सा इसका नहीं देगा ये, और इसका जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है केवल लाभ में साझेदार। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये अन्य जो शेष हमारे वो होते हैं साझेदार होते हैं, उनके इतना लायबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने का इन्हें राइट नहीं होता। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रलेख होता है जहाँ जो एक पार्टनरशिप फर्म बनाते समय हमें पार्टनरशिप डीड बनानी ज़रूरी होती है। ठीक है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप गिवन होता है पार्टनरशिप डीड की जगह, तो कंफ्यूज मत होना। क्या बोलते हैं हम इसे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर। अब जो आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, देखिए। फर्म की पूरी डिटेल गिवन होती है। फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसमें कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनरशिप की अवधि, यानी कि कितने साल के लिए आपने कोई निश्चित काम पूरा करने के लिए किया है, या फिर ठीक है, व्यापार का क्षेत्र, जो व्यापार का क्षेत्र है वो भी क्या है, यानी कि वो सिर्फ स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे होगा या इंटरनेशनल लेवल पे। साझेदारों द्वारा दी गई पूंजी, किस पार्टनर ने कितनी कितनी पूंजी दी है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, साझेदारी को कमीशन कितना दिया जाएगा, उनका वेतन क्या होगा। ठीक है, और बाकी और चीज़ें क्या है कि साझेदारों से आप कितना लोन ले सकते हो, वो कितनी ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, उस पे हम क्या कितना ब्याज लेंगे, ऑडिट कौन करेगा, कब कब ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप का अंत कैसे होगा, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो कैसे किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशंस क्या होती है पार्टनरशिप में गिवन होती हैं। क्लियर। ठीक है, इज़ इट ओके? आज आप इस वीडियो को देखिए और इन चार्ट्स को पढ़िए। ठीक है, यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ ये दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो बचे हैं आपके, ठीक है, जैसे कंपनी, हम कल मैं कंपनी को आपको कल रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है, और कंपनी के साथ हम कर लेंगे कोशिश करके जॉइंट हिंदू बिजनेस। ठीक है, ये दोनों हम कल कर लेंगे। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।